Hello, students. Good morning. Welcome to the demo class of CMSL. So, I am CS Jaspreet Dhanjal, and I am your faculty for CMSL at CA Point. तो CMSL का जो टॉपिक है वो हम आज स्टार्ट करेंगे. वी विल गो विद द डेमो सेशन. तो आज एक टॉपिक पढ़ेंगे एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि CMSL क्या होता है, आपने कैसे इसे पढ़ना है एंड ऑल दैट, राइट? बट बिफोर दैट थोड़ी सी introduction कर लेते हैं. If you're not, if you don't know me earlier, I am a company secretary, a CA finalist, and I have been teaching students for past 5 years. और अब जो है ग्रुप 2 का CMSL मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, राइट? तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ एट CSET लेवल ऑल्सो, एग्जीक्यूटिव ऑल्सो एंड फाइनल ऑल्सो. तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. तो वही सारी चीजें हम करेंगे अलोंग साइड स्टडिंग. एक चीज शुरुआत में मैं आपको जरूर बोलूंगी कि पढ़ना इनफ नहीं होता, जिसे हम कहते हैं प्रेपरेशन इनफ नहीं होती. प्रेपरेशन के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो अल्टीमेटली एग्जाम में बहुत काम आती हैं. तो यहाँ पे जब क्लासेस लगेंगी तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर तरीके से होगी. लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बोलूंगी कि जब आपने पेपर भी प्रेजेंट करना है तो उस वक्त के लिए इतनी सारी चीजें होती है ना. जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, और अब आप वहां गए बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आंसर कैसे लिखना है. तो वो सारी जो कमियां रह जाती है ना, जो बाद में बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, वो हम साथ साथ में सीखेंगे. क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ये वर्ड आपको क्वेश्चन में नजर आता है तो इसका मतलब क्या है. या अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सिर्फ उसको पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑल्सो, कि पेपर में ये कैसे पूछा जा सकता है. तो दैट इज वेरी रेलिवेंट, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे जो एक्चुअल में स्ट्रगल करते हैं पेपर में, वो नहीं होते कि जिनको कुछ समझ नहीं आया, जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है. नहीं, उनको समझ में भी सब आता है, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, बट what they lack is they lack applicability of concepts. छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जो उन्हें कभी क्लियर ही नहीं हुई, वो सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे और पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. पहले थोड़ा टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं. तो CMSL जो है वो ग्रुप 2 का टॉपिक है, ठीक है. ग्रुप 2 मतलब CS एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 2, जिसमें 3 पेपर आते हैं, CMSL, ECIPL एंड टैक्स. तो CMSL टॉक्स अबाउट कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ. ये जो टॉपिक है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो 40:60. इसमें क्या होता है, हमें पता है कि इन चैप्टर्स में से सिर्फ 40 मार्क्स का आना है और बचे हुए चैप्टर्स में से 60 मार्क्स का आना है. क्या मैम पार्ट 2 पहले कर लें, पार्ट 1 पहले कर लें? ये चीजें भी हम सीखेंगे, बट ये आता है प्रेपरेशन के बाद. पहले फोकस क्या होना चाहिए? 100% प्रेपरेशन. हम प्रेपरेशन उस ऑर्डर में करेंगे ताकि आपको हर चैप्टर में क्लैरिटी रहे. और रिवीजन कैसे करनी है, दैट आई विल गाइड यू. रिवीजन आपको ऐसे करनी होती है कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम कवर करें सब कुछ, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट, उस तरीके से करें. बट प्रेपरेशन के लिए हम वो टॉपिक्स पिक करेंगे या उस ऑर्डर में करेंगे ताकि आपको जो है चीजें समझ आ सके, टॉपिक समझ आ सके, राइट? तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर नंबर 4, दैट इज सेबी. ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको पहले कैपिटल मार्केट पढ़ाऊं, सेकेंडरी मार्केट पढ़ाऊं. पहले आप थोड़ा सा जान लो सेबी के बारे में, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट विद सेबी. तो सेबी के बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, 12th में भी बिजनेस स्टडीज में करके आए होंगे. तो आपको काफी सारी चीजें, या मैं बोलूं कि बेसिक बेसिक चीजें तो एटलीस्ट पता होंगी, ठीक है.
लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स होता ही नहीं है। तो अरे हम मैम हमें तो पता ही नहीं है, तो इट्स ओके, नहीं पता है तो हम बेसिक से ही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे कि हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि नहीं कुछ आता बच्चे को। ठीक है, तो आज के डेमो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, दैट इज सेबी। तो जो सेबी होता है, व्हाट इज सेबी? ठीक है, आपने इसका फुल फॉर्म सुना होगा। दिस इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। ये आप सबने जो है इतना तो सुना ही होगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। ठीक है, लेकिन सेबी क्या है, सेबी क्यों बना, सेबी में कितनी सारी रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीजें जो हैं हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। वो सारी चीजों के ऊपर ही एक्चुअली ये सारा का सारा जो सब्जेक्ट है वो बेस्ड है, क्योंकि इसमें रेगुलेशंस आएंगी। इसमें सेबी के बारे में सारी रेगुलेशंस हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। और एक चैप्टर की रेगुलेशन से काम नहीं बनेगा, हमें उसकी इंटरकनेक्टिविटी भी पढ़नी पड़ेगी। तो आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे सेबी के बारे में, समझेंगे सेबी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये तो की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कवर होंगे। ठीक है, सबसे पहले सेबी क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। तो ये क्या चीज हुई मैम? ठीक है, सबसे पहले आपको इतनी चीज समझ आ गई कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी एक बोर्ड की तरह हम इसे बोलते हैं। इस सब्जेक्ट में जहां जहां वर्ड बोर्ड आएगा दैट मीन्स सेबी। जहां जहां भी यू विल रीड द वर्ड बोर्ड, उसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट सेबी। ठीक है, अब यहां पे जब हम सेबी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेबी, तो दो चीजें उन्होंने बोली। दे सेड सिक्योरिटीज एंड commodities, right? What are the words they used? They used the word securities एंड कमोडिटी मार्केट। एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, या रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है कि ये रेगुलेट करती है, ठीक है, ये चेक करती है, ये कंट्रोल करती है इंडिया में होने वाली जो ट्रेडिंग है सिक्योरिटीज की या कमोडिटी मार्केट की। क्यों मैम, क्यों जरूरत है रेगुलेट करने की? क्योंकि यहां पे सेबी जहां पे रेगुलेशंस लगाएगा वहां पे आप देखोगे कि पब्लिक का पैसा है, और जहां पे पब्लिक का पैसा है उसे सेफगार्ड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक बोर्ड बना दिया, एक सेबी बोर्ड बना दिया जो इन चीजों को रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट मींस कंट्रोल करना, टू कीप अ चेक ऑन देम, उनके इंटरेस्ट को वॉच करना। किनके? इन्वेस्टर्स के, जो पैसा लगा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये सारे काम सेबी ने ले लिए और रेगुलेशंस बना दी। रेगुलेशन से क्या हुआ, आप पढ़ोगे हर एक रेगुलेशन में रिस्ट्रिक्शन है, थ्रेशोल्ड है, लिमिटेशन है, ताकि किसी भी तरीके से उनका जो पब्लिक का पैसा है या इन्वेस्टर्स की मनी है वो किसी भी तरीके से इंपैक्ट ना हो जाए, राइट। अब ये सिक्योरिटीज और कमोडिटी के बारे में पढ़ते हैं तो आप इतना समझ गए कि ये एक ऑथोराइजिंग बॉडी है, राइट। ये एक, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, दो तीन चीजें, ये जो है ये नोट्स का पार्ट है। आई वुड हाईली हाईली अप्रिशिएट अगर आप नोट्स खुद से बनाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मेरे साथ साथ आप जरूर ये आदत डालिए अपने हाथ से नोट्स बनाने की, बिकॉज इट इज नथिंग नथिंग लाइक दैट, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन में? व्हाट विल यू राइट? इंट्रोडक्शन में मेन चीजें आप लिखेंगे। नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। सो इंट्रोडक्शन में सेबी में आपने क्या क्या चीजें लिखनी है कि सेबी क्या है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, और ये किसे रेगुलेट कर रही है?
सेबी रेगुलेट कर रही है कमोडिटीज को. आई शुड हैव रिटन कमोडिटीज ऑन दैट साइड. वेट, इधर सिक्योरिटीज. कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही बस. सिक्योरिटीज को एंड कमोडिटीज को, एंड कमोडिटीज. रेगुलेटरी बॉडी मींस रेगुलेट करती है, मतलब कंट्रोल करती है, टू कीप अ चेक ऑन इट, राइट. ये सारी चीजें करना इसकी ड्यूटी है. राइट. सो दो चीजें हैं, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और चेक करना. अब सिक्योरिटीज क्या होती है? राइट, इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज होती हैं एक तरीके से ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, tradable financial instruments used to raise capital in public and private market. So it is used to raise capital in public and प्राइवेट मार्केट. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ट्रेडेबल सिक्योरिटीज हैं, यानी कि इनको जब सिक्योरिटीज दी जाती हैं पब्लिक को तो वहां से पैसा रेज होता है. ठीक है, आपने शेयर्स खरीदे, आपने डिबेंचर्स खरीदे, आपने कोई चीज खरीदी और पैसा दे दिया कंपनी को. तो जब आपने उस एंटिटी को पैसा दे दिया तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना कैपिटल रेज कर लिया. तो एक तरीके से कैपिटल रेज करने के लिए, कैपिटल जिससे बिजनेस चलते हैं, जिससे एंटिटीज चलती हैं, वो पैसा रेज करने के लिए इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, यानी कि खरीदना और बेचना होता है. सो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग है कैपिटल को रेज करने के लिए, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं सिक्योरिटीज. ऑफ कोर्स एज वी मूव अहेड हम और भी ज्यादा चीजों को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सिक्योरिटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कमोडिटीज को, सबको. लेकिन बेसिक अगर मुझे आपको बताना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आपको बताना हो, तो आई वुड से कि क्या होती हैं ये, अगर मुझे सिंपली बताना हो, जैसे इक्विटी सिक्योरिटीज हो गई. इक्विटी सिक्योरिटीज जो डील करती हैं ओनरशिप के साथ. ठीक है, जो डील करती है इक्विटी के साथ, इक्विटी ले ली तो आप ओनर बन गए. ठीक है, जिसके पास इक्विटी होती है वो ओनर होता है, उसके पास मेजर चीज ही ओनरशिप की होती है, इक्विटी डील्स विद दैट. और इसका दूसरा रिश्तेदार कौन सा होता है? डेट सिक्योरिटीज. डेट क्या होती है? जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. क्यों मैम ये डेट क्यों होती है? इक्विटी में रीपे करना एक सिरदर्दी नहीं होती. ठीक है, क्योंकि वो ओनर है. ठीक है, ओनर देखेगा कि भाई बिजनेस चलते रहना चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे अगर कोई ज्यादा फायदा अभी नहीं भी हो रहा है तो इट्स ओके. लेकिन डेट सिक्योरिटीज में ऐसा नहीं होता. डेट में अगर कोई पैसा डालता है तो उसका मोटिव ये होता है कि मुझे यहां से इंटरेस्ट भी चाहिए, मुझे यहां से प्रिंसिपल रीपेमेंट भी चाहिए. तो उन्हें हम डेट सिक्योरिटीज कहते हैं. तो डेट सिक्योरिटीज में डिबेंचर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, जिन्हें रीपे करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनका टाइम बंधा हुआ है कि इस टाइम पे कंपनी ने इंटरेस्ट भी वापस करना है, इस टाइम पे प्रिंसिपल भी वापस करना है. तो वो जो एक टाइम बंधा हुआ है ना डेट सिक्योरिटीज का, वो डेट में आता है. और एक आती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन. कई लोग होते हैं नहीं हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो दोनों चीजें ही चाहिए. तो वो आती है हाइब्रिड में. इनमें कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी एंड डेट का, और भी आएंगी जिनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब चैप्टर्स आएंगे. अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है सिक्योरिटीज. तो सेबी की ये जिम्मेदारी है कि जब ये सिक्योरिटीज खरीदी जाए, जब ये सिक्योरिटीज बेची जाए, तो वो एक चेक में रहे, एक कंट्रोल में रहे, एक यू you नो know, ऐसा ना हो कि कोई कंपनी जो है पैसा लेके भाग जाए. तो सेबी का मेन एम क्या है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, जब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनीज बेचती हैं, लोग इन्हें खरीदते हैं, इसमें अपना पैसा लगाते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को सेफ फील होना चाहिए. उन्हें किसी भी तरीके से
डिफ्रॉड होने का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और ऑन द सेम हैंड जो कंपनी ये सिक्योरिटीज इशू कर रही है, जो एंटिटीज ये सिक्योरिटीज पब्लिक में ला रही है, उन्हें भी पता होना चाहिए। उनके लिए कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। उनके लिए हर चीज अंडर कंप्लायंस होनी चाहिए। और ये सारी चीजों को चेक करने के लिए बना है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन में पॉइंट था कमोडिटीज का। तो कमोडिटीज आर लाइक जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। वेट, कमोडिटीज में क्या क्या चीजें कवर होंगी? कमोडिटीज में जैसे दे आर लाइक मेजरली बेसिक रॉ मटेरियल्स। इसमें क्या क्या मेजर एग्जांपल्स आएंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे बुलियन, बुलियन क्या होती है? प्रेशियस मेटल जिन्हें हम कहते हैं, प्रेशियस मेटल या बेस मेटल्स होते हैं। अगेन दीज आर एग्जांपल्स, वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। या फिर जो एनर्जी कमोडिटीज होती है, क्या मतलब है इनका? आई विल गिव यू द एग्जांपल, आई विल गिव यू द एग्जांपल। तो प्रेशियस मेटल तो ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, बुलियन से समझ आ गया होगा। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इन सब चीजों की जब कमोडिटी ट्रेडिंग्स होती हैं, राइट। बेस मेटल में आ जाते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे। और एनर्जी कमोडिटीज में आ जाती है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ये सारे। तो इनकी जो ट्रेडिंग हो रही है, इसको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई उसे हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पे जो डेफिनेशन हमने स्टडी करी है उसमें हमने यही चीज पढ़ी, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इनके हाथ में ट्रेडिंग है उसे रेगुलेट करता है सेबी। तो ये सेबी क्यों जानना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, सेबी की रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है। और इसी तरीके से, ताकि इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। It was established on 12th April 1988, got it as an executive body. लेकिन 30th जनवरी 1992 को इसे स्टैट्यूटरी पावर्स मिली और ये स्टैट्यूट बना दिया गया। स्टैट्यूट मतलब एक्ट, सेबी 1992। तो ये वाला जो नंबर है ये बहुत रेलेवेंट है कि ये एक्ट का नाम क्या है, सेबी एक्ट 1992। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी वो ये है कि यहाँ पे जब हम नोट्स बनाते हैं तब तो आप जो मर्जी लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जब आपने पेपर देना है तो वहां कोशिश करनी है कि आप फुल फॉर्म्स लिखो, एब्रीविएशंस ना लिखो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ, यहां तो आप लिख रहे हो नोट्स में सेबी एक्ट 1992, चल जाता है। आंसर राइटिंग करते वक्त आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप पूरा ही लिखो, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चों को एक्ट के ईयर्स ही याद नहीं होते, तो वो चीज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अब ये एक्ट क्यों बना? हर एक्ट की तरह हर एक्ट का एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल होता है एक तरीके से मोटिव, पर्पस, ये एक्ट क्यों बना। हर कोई पूछेगा ना, बिना मतलब तो ऐसे उठ के उन्होंने एक्ट नहीं बना दिया होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई मोटिव होगा। तो क्या मोटिव था सेबी का, सोचते हैं। और मोटिव का रेलेवेंस क्या होता है? जब भी कोई एक्ट बनता है, बहुत सारी कमेटीज बैठती हैं, बहुत सारे ड्राफ्ट्समैन होते हैं,
हर एक्ट के पीछे एक सोच होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है, और वो चीज प्रियम्बल में लिखी जाती है। क्यों? क्यों लिखी जाती है प्रियम्बल में? वो इसलिए लिखी जाती है कि आगे चल के जब भी इस एक्ट को इंटरप्रेट किया जाए, जो आपने पढ़ा होगा जेआईजीएल में, जब इंटरप्रिटेशन होती है उस वक्त किसी भी चीज के डिसीजन मेकिंग के लिए, ये सोचने के लिए कि भाई क्या फैसला लेना चाहिए या व्हाट शुड बी द राइट डिसीजन, उसके लिए प्रियम्बल को देखा जाता है कि ये एक्चुअली ये एक्ट बना क्यों था। और इसी को हम कहते हैं फॉलोइंग द लॉ बाय ट्रू स्पिरिट। एक होता है फॉलोइंग द लॉ बाय लेटर, कि अच्छा जो जो लिखा है वैसे कर दो, ठीक है, फिर आपकी क्या जरूरत है, लॉ को पढ़ो और बात खत्म। ठीक है, कोर्ट्स की क्या जरूरत है, ट्रिब्यूनल्स की क्या जरूरत है? उनकी जरूरत है करेक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए। एक्ट को, लॉ को बाय वर्ड नहीं इंटरप्रेट करना होता, एक्ट को या लॉ को इंटरप्रेट करना होता है बाय ट्रू स्पिरिट। वो कैसे पता चलेगा? अब ये एक्ट तो बना था 1992 में, एंड टू बी प्रिसाइज 1992 में तो मेरा जन्म ही हुआ था, तो कितना पुराना एक्ट हो गया, कितना पुराना हो गया है ना, मोर देन 30 years, ओ माय गॉड, राइट। सो अब मुझे आज अगर कोई चीज समझनी हो, या आज जो रेगुलेशंस में चेंजेस आ रही हैं या अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं ये समझूं कि ये एक्ट क्यों बनाया गया था, इसका पर्पस क्या था। तो वो लिखा जाता है प्रियम्बल में। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। सो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल ने बताए इसके बेसिक फंक्शंस, यानी कि क्या ही बनाया, क्यों ही बनाया। उन्होंने कहा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। भाई जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, नंबर वन। एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ, एंड to regulate the securities market and for matters connected incidental thereto। तो ये तीनों चीजें जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना, वहां पे मैं दोबारा आपको पढ़ाऊंगी, और उसमें टेबल भी बना हुआ है। तो एक्ट को, लॉ को पढ़ते भी हम ऐसे ही हैं, जहां कॉमास आते हैं, जहां एंड आता है, वहां पे फिंगर्स के ऊपर काउंट करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं अभी इसको नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव्स में ये दिया हुआ है। तो सेबी का जो प्रियम्बल आया, उसने हमें सेबी का पर्पस बताया। आज जब मोर देन 30 years बाद भी वो अमेंड होते हैं, तो हमेशा ये याद रखो कि ये एक्ट क्यों बना था, ये रेगुलेशंस क्यों बनी थी, और उसी के हिसाब से जो है आपने उसे यू नो अपग्रेड करना है या चेंज करना है। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेन मेन बातें क्या हुई? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, promote the development, regulate the securities market and any interest incidental thereto। और ऐसे ही हम नोट्स भी बनाते हैं, in the same way we make notes also, right? तो क्या होते हैं नोट्स, कैसे बनाए जाते हैं नोट्स, वो भी आपको सिखाऊंगी मैं, ठीक है। जस्ट चलिए लिखिए। सो मेजर यहाँ पे प्रियम्बल ने भी यही बोला है, और आई वॉन्ट टू टेल यू, और मतलब हिंदी वाला और, एंड आई वुड से, ठीक है। प्रियम्बल में मेजरली इन्होंने बेसिक फंक्शंस कह लीजिए आप प्यार से इसे, या ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, ऑफ सेबी वो ही बताए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी क्या क्या बताया? चार चीजें मेनली बताई इन्होंने, 1 2 3 4। नोट्स में कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि आप हर चीज को ना चार्ट फॉर्मेट में बना लीजिए, उससे आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि अदरवाइज बुक्स या सॉफ्ट कॉपी तो आपको मिल ही जाएगी मेरी वाली। बेटर क्या है कि नोट्स में आप इस तरीके से चार्ट बनाइए ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आप सेपरेट नोटबुक में भी बना सकते हैं, या फिर एक्सक्यूज मी, या फिर आप इसे बुक में ही बना सकते हैं, राइट।
सो प्रियम्बल में चार बातें उन्होंने क्या बोली है। नंबर वन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर वन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, दूसरा क्या था, प्रमोट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तीसरा क्या था, रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या था, अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, राइट। तो ये चार, आप इसे बेसिक फंक्शंस कह लीजिए, आप इसे ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, और नोट्स हमेशा इसी तरीके से बनाने हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने कैसे नोट्स को बाद में रेफर करना है। ठीक है, देन इज सेबी हैज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ थ्री ग्रुप्स। अब जब सेबी बना ना, तो उन्होंने कहा तीन मेजर ग्रुप्स हैं जिसको सेबी जवाबदाई है। दैट मीन्स दे आर आंसरेबल टू दीज थ्री ग्रुप्स, दे आर आंसरेबल टू दीज पीपल हु आर there in the market, who are the major pillars of the securities market। तो किसी भी मार्केट में, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट की मैं बात कर रही हूं, सेबी किस किस को जवाबदाई है, सेबी के लिए कौन से तीन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, वो कौन होती है, लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड एंटिटीज जो रहती हैं, ठीक है, वो इशूअर हो गए। इन्वेस्टर्स, आप और हम जैसे लोग, या बड़े इन्वेस्टर्स जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। और तीसरे मार्केट इंटरमीडियरीज, ये कौन होते हैं, ये होते हैं वो लोग जो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन लिस्टेड एंटिटीज या लिस्टेड कंपनीज एंड द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स, राइट। इसके नोट बनाइए। सो थ्री ग्रुप्स सेबी is responsive, that means answerable to, कौन से ग्रुप्स हुए, तीन मेजर ग्रुप्स की हम बात करेंगे, तीन मेजर ग्रुप्स की हम बात करेंगे। तो कौन से ग्रुप्स हुए, पहला इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरे इन्वेस्टर्स, और तीसरे मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज। इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज कौन हुए, लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है, लिस्टेड एंटिटीज, लिस्टेड कंपनीज जिन्होंने एक्चुअल में जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें लिस्ट कर दिया, ठीक है, वो हो गए इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज। ऑफ कोर्स इनकी जो मेजर रेगुलेशन है वो तो इन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। वो सारे इशूअर्स, उन्होंने कौन से रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना है, तो ये मेजर आंसरेबल या रिस्पॉन्सिव ये इन्हीं के लिए है। तो ऑल द लिस्टेड एंटिटीज, लिस्टेड कंपनीज जिन्होंने अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करा रखी है स्टॉक एक्सचेंज पर, वो सारों के लिए सेबी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। सेबी की मेजर रेगुलेशंस ही इनके लिए है जो इन्हें फॉलो करनी है, इन कंपनीज को, इन एंटिटीज को जिनके शेयर्स, कमोडिटीज, सिक्योरिटीज जो है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो नंबर वन, इंश्योर ऑफ सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर्स, people or firms or companies who invest in such financial instruments, right? So कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो लिस्टेड हैं, उनमें जो लोग जाके अपना पैसा डालते हैं, आप और मैं भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर्स। एंड थर्डली मार्केट इंटरमीडियरीज। अभी मार्केट इंटरमीडियरीज को प्यार से हम बोलेंगे बीच के बंदर, क्या बोलेंगे,
बीच के बंदर। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमने? जब हम छोटे होते थे, डू यू रिमेम्बर, हम एक गेम खेलते होते थे, बीच का बंदर, तो बॉल पास होती थी और बीच वाला बंदा जो है उसे पकड़ लेता था। तो ये होते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज। प्यार से बोले तो बीच का बंदर, अदरवाइज दे आर अ ब्रिज, अ कनेक्टिविटी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो एक कनेक्शन जो इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज, राइट? उसे हम कहते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज। और इनके ऊपर भी से भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दे प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। अगर इन्होंने कोई गलती कर दी, अगर इन्होंने फ्रॉड कर दिया, तो फिर बंदे का पैसा मारा जाएगा। तो ये जो है, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। एक तरीके से इन्वेस्टर के पास तो यही पहुंच रहे हैं, कंपनी नहीं पहुंच सकती, सेबी नहीं पहुंच सकता। तो कौन एक ऐसा पर्सन है या कौन सी पार्टी है जो एक्चुअली इन्वेस्टर के सबसे करीब है, जो इन्वेस्टर को सही तरीके से गाइड या गलत तरीके से गाइड भी कर सकती है, जो इन्वेस्टर का फायदा भी करवा सकती है और नुकसान भी करवा सकती है? सो दे आर द मार्केट इंटरमीडियरीज। और कौन कौन होते हैं ये मार्केट इंटरमीडियरीज? इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, पहले के टाइम में होते थे स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर्स। आजकल मेजरली वी हैव डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब चल गया है दौर के शेयर्स और कमोडिटी और जो सिक्योरिटीज हैं, अब उस केस में जब आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग करते हो, डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग करते हो, अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट होगा, तो बीच में आ जाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बैंक्स होते हैं मेजरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लिए शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं अपना एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक डीमैट अकाउंट बना लूंगी किसी भी बैंक में। अब वो बैंक मेरे बिहाफ पे, ऑफ कोर्स मेरे डायरेक्शन पे, लेकिन परचेज भी करेगा और सेल भी करेगा। डायरेक्ट उसे मैं ही करूंगी, लेकिन बैंक में पैसा भी आ जाएगा, पैसा चला भी जाएगा, एवरीथिंग विल कीप ऑन हैपनिंग। क्योंकि फिजिकली तो अब शेयर सर्टिफिकेट्स वाला ट्रेंड नहीं रहा। नाउ वी हैव डीमैट अकाउंट, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है। तो वहां पे आ जाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब कंपनी, उस लिस्टेड कंपनी और मेरे बीच में जो एक कड़ी है, जो एक ब्रिज है, वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उसके लिए भी रेगुलेशंस हैं, उसे भी क्या करना है क्या नहीं करना है वो सेबी ने बताया है। तो मार्केट इंटरमीडियरीज हालांकि सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं और इन्हें देखना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग और चीजें, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिनके बारे में डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं, बुक में चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें हम आगे आगे पढ़ेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो बताती हैं द केपेबिलिटी ऑफ रीपेइंग द लोन, या कैसा इनका सिनेरियो रहेगा, कहीं पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजों के लिए सेबी इन मेजर 3 ग्रुप्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिव है, राइट? ये मेजर मेजर बातें हैं इंट्रोडक्शन की सेबी के बारे में, जो आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद ये जो मैंने प्रियम्बल में भी आपको समझाया था, ऑब्जेक्टिव्स, वही चीज है सेम जो प्रियम्बल में दे रखी है। तो प्रियम्बल एक तरीके से पर्पस या ऑब्जेक्टिव ही होता है। अगर आपने वो वहां से 3 पॉइंटर्स को लर्न कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। यहां पे भी वही चीजें हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, to promote the development of the securities market, to regulate the matters and for matters connected thereto। तो ये बहुत रेलेवेंट है आपको, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है मैं कहूंगी। ठीक है, कि सेबी क्यों बनाया गया था? सेबी को बनाने के पीछे मेन कारण यही था कि जो पब्लिक अपना पैसा लगा रही है, वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटीज मार्केट को और आगे लेके जाना और रेगुलेट करना, और इससे मिले जुले आसपास के सारी चीजों को भी रेगुलेट करना। तो ये मेजर चीजें होंगी। लेकिन अगर मैम क्वेश्चन आ गया 5-6 मार्क्स का, तो फिर तो थोड़ा सा हम इसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, इसका मेजर जो एक रीजन है वो फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस भी है, बिल्कुल। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स तो वही 3 है। ठीक है, 3 या 4 जो प्रियम्बल में लिखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव में लिखे, वो तो बिल्कुल भी मतलब
एज इट इज रहने चाहिए, लेकिन हमें पता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि और अगर आपको लिखना है तो मैम क्या क्या लिख सकते हैं, या और वैसे ही मैं कहती हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली कभी कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो व्हाट एल्स कैन बी आस्क्ड, या क्या होना चाहिए। नंबर वन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैम ये होगा कैसे? ठीक है, कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि इन्वेस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स रिसीव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कुछ भी झूठ ना हो, कुछ भी छुपा हुआ ना हो। ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस। अब हम जो है, हम घर पे बैठे, हमें कैसे पता चलेगा कि लिस्टेड एंटिटी कंप्लाई कर रही है प्रोविजंस को कि नहीं कर रही है? वो सारी चीजों के लिए सेबी आया कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर तक जा रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई कंसीलमेंट ना हो, कोई फ्रॉड करने का इंटेंशन ना हो। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर तक पहुंचाना, वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है। कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या कंपनी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है उससे क्या रिलेशन है, हर चीज उन्हें पता होनी चाहिए। और फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस से उसे प्रोटेक्ट करना। दूसरा भी सेम, प्रिवेंशन फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, सबसे कॉमन चीज। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। जो लोग अंदर बैठे होते हैं ना, दे यूज टू मेक और टेक एडवांटेज ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं यूपीएसआई, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका एक पूरा टॉपिक आएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें से डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। अब मान लो कि मैं कंपनी के अंदर बैठी हूँ और मुझे पता चल गया कि कंपनी तो मर्ज होने वाली है, कंपनी तो अमेलगमेट होने वाली बहुत बड़ी कंपनी के साथ। अब ऑब्वियसली जब वो अमेलगमेट होगी शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब इससे पहले कि बाहर के लोगों को पता चले, मैं अपने सारे रिश्तेदारों को बता देती हूँ कि तुम जो है शेयर खरीद लो, क्योंकि अब शेयर प्राइस बढ़ेगा और फिर हम उसे बेच देंगे। तो ये चीजें होती थी, उसके लिए फिर इनसाइडर ट्रेडिंग पे रेगुलेशंस बनाई गई। तो सेबी हर तरीके से कोशिश करता है कि माल प्रैक्टिसेस खत्म हो जाए, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कोई भी फायदा ना उठा पाए और लोगों का यानी कि जनरल पब्लिक का नुकसान ना हो। जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी एक बेसिक बता रही हूँ। रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, ऑब्वियसली जो भी लोग बीच में आ गए, मान लो कंपनीज आ गई, ब्रोकर्स आ गए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आ गए, उनको रेगुलेट करना ताकि वो ऑर्डर एंड ट्रांसपेरेंसी रखें। अभी आपने एक किस्सा सुना होगा जो फिनफ्लुएंसर्स को सेबी ने बोला। तो व्हाट दे वर डूइंग, द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, क्या किया इन्होंने? अब इन्फ्लुएंसिंग कैसे होती है कि ब्रांड्स आए, ब्रांड्स को हमने प्रमोट कर दिया, बट वो फाइनेंशियल ब्रांड्स को प्रमोट करने लग गए, ऐसे ब्रोकर्स को प्रमोट करने लग गए। और एक इन्फ्लुएंसर जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं वो तो सारे खरीद लेंगे शेयर्स। तो वहां पे सेबी ने कहा कि एक इन्फ्लुएंसर को भी रजिस्टर होना पड़ेगा सेबी में, आपको भी कंप्लाई करने पड़ेंगे हमारे रूल्स। तो ये सबके लिए है रेगुलेशन, फॉर एवरीबॉडी। देन डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, ऑफ कोर्स इनोवेशन लेके आना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज है वो आगे बढ़ाने के लिए है, राइट। सेबी भी इस चीज में आगे है कि भाई नई इनोवेशन लाओ, नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाओ, हर बार बजट में कुछ ना कुछ नया आता है तो वो चीजें जरूर होनी चाहिए। एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सेबी तभी काम करेगा जब लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टर अवेयरनेस होने की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि हर कोई सीए नहीं है, हर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, हर किसी को इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है। तो मार्केट ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज,
वो सारी चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एजुकेशन एंड अवेयरनेस दो। फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करना, तो सेबी कंडक्ट करता है ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स को। तो जस्ट इन केस मेजर ऑब्जेक्टिव्स भी हमने डिस्कस कर लिए, और एक तरीके से मैंने आपको बाकी के डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, केस स्टडी फॉर्मेट में ज्यादा आते हैं। तो वहां पे ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सेबी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि भाई कोई गड़बड़ ना हो, कोई घोटाला ना हो, मार्केट को रेगुलेट किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। राइट। सो आई होप कि यहां तक तो आपको चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। राइट। तो ये सेबी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। अगले डेमो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेबी की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और और पावर्स के बारे में, और बहुत सारी अच्छी अच्छी मजेदार सी चीजें। सो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। एंड टू बाय द लेक्चर्स, टू गेट इन टच विद अस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। गो अहेड एंड consider getting the lectures of CMSL. तो I will see you in next demo session जो कल अपलोड होगा। इसी के आगे हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मजा आया हो लेक्चर में, डू राइट इट डाउन कि रियली मजा आया और समझ भी आया हमें। राइट। So I will see you tomorrow with another demo lecture. Bye bye.